बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो है वो मैं करंट अफेयर के टॉपिक्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस पे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस का हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या है? तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से पहले ये आरसीडी कहलाती थी। आरसीडी का एब्रीविएशन है रीजनल कोऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, और ये एक मल्टी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि 1964 में जिसकी बुनियाद रखी गई थी और 3 ममालिक की तरफ से रखी गई थी, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से। और 1979 में जिस वक्त ईरान में इनकलाब आ रहा था तो इसको डिज़ोल्व कर दिया था। तो उसके बाद जो है वो 1985 में जो है वो इसको दोबारा जो है वो रीबिल्ड किया गया नए सिरे से, और इसका नाम रखा गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो 1992 के अख्ताम पर जो है वो इसमें 7 ममालिक नए शामिल किए गए, जिनमें अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान। यानी एक अफ़गानिस्तान 6 सेंट्रल एशियन स्टेट शामिल किए गए। और इसका जो है वो डे मनाया जाता है जिसको इश्यू डे कहते हैं, वो 28 नवंबर को मनाया जाता है। तो अब इसका जो है वो हम जिस वक्त ये इश्यू बन गई, अब हम इसको देखते हैं कि अब इसका जो है वो क्या सिचुएशंस है इसकी। तो ये एक यूरो एशियन पॉलिटिकल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद 1985 में रखी गई ईरान के कैपिटल तेहरान में, और 3 ममालिक से रखी गई जिसको ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ने होल्ड किया। अब यूरो एशियन वो कंट्रीज़ होती हैं जो कि यूरोप में भी आती हैं और एशियंस में जियोग्राफिकली, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि सोवरन स्टेट्स हों। सोवरन स्टेट्स वो होती हैं जो कि अपनी जो है वो आइन को और अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को आज़ादी से बनाती हैं और वो बाहर से कोई डिक्टेशंस नहीं लेती, उनको सोवरन स्टेट्स कहते हैं। इसका बेसिकली काम ये था कि ये इम्प्रूव डेवलपमेंट करें या इम्प्रूव डेवलपमेंट के लिए जो है वो प्लेटफार्म प्रोवाइड करे, ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के मौके थे ये। इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये था कि ये सिंगल मार्केट प्रोवाइड करे। सिंगल मार्केट से मुराद ये होता है कि जो कि फ्री फ्रॉम बैरियर, ट्रेड बैरियर से फ्री हो गुड्स और सर्विसेज के लिए दूसरे ममालिक में पहुंचाने के लिए, जैसा कि यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में आप एक जगह से दूसरे ममालिक में माल पहुँचा सकते हैं, कोई मसला नहीं, वीज़ा फ्री से जा सकते हो, देयर इज़ नो इशू। उसके अलावा जो है वो इसका सेक्रेटेरिएट और कल्चरल डिपार्टमेंट जो है वो वो है जी ईरान के अंदर है, और इकोनॉमिक ब्यूरो तुर्की के अंदर, और साइंटिफिक ब्यूरो जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। और ये बेसिकली एक ट्रेड ब्लॉक है फॉर द सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो कि कनेक्टेड होती हैं तुर्की के ज़रिए मेडिटेरियन सी तक, और उसके बाद जो है वो पर्शियन गल्फ़ तक जाती हैं सेंट्रल एशियन स्टेट ईरान के ज़रिए, और अरेबियन सी तक जाती हैं पाकिस्तान के ज़रिए। इनका असल बेसिकली मकसद, इनको भी जो है वो इनका एनर्जी रिसोर्स, रिच एनर्जी रिसोर्स होने की वजह से दूसरी जगह तक जो है वो इनकी ट्रेड को एक्सपेंड करना। अब जो है वो कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं वो देखते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो बिटवीन इंडस्ट्रियल नेशंस ईरान एंड तुर्की जो कि अंडर साइंस है, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जो कि अंडर साइंस है। उसके बाद पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान 3 ममालिक के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जो कि प्रोसेस के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोसेस में है। उसके बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए। इस ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट उसको कहते हैं जहाँ पर जो है वो माल लोड अनलोड हो। ये बेसिकली सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक अपने माल की रसाई है। उसके बाद ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जिसको हम जो है वो गवादर तक लेके जा रहे थे, और लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट में ना होने की वजह से हमें ये कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद टापी का मंसूबा जिसके तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो है वो पाकिस्तान और इंडिया तक जो है वो गैस पाइपलाइन जानी थी, ये भी ईसीओ की वजह से था। और उसके बाद करंट पाइपलाइन जो कि इस पर जो है वो चल रही हैं। करंट पाइपलाइंस में जो है वो एक तबराज़ अंकरा पाइपलाइन है, ये 2557 किलोमीटर लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि तुर्की से जो है वो वेस्ट की तरफ जो है वो अपना गैस को लेकर जाना मकसद है ईरान का। उसके बाद पर्शियन पाइपलाइन, जिसको ईरान यूरोप पाइपलाइन भी कहते हैं, ये भी जो है वो यूरोप तक जो है वो माल पहुंचाना है, पर्शियन गल्फ से यूरोप तक माल पहुंचाना है। और इसमें अब कौन कौन से ममालिक जो है वो फ़ायदा उठाएंगे? अब ये ईरान से तुर्की तक तो जो है वो पाइपलाइन जाएगी, और तुर्की से मेडिटेरियन सी के ज़रिए यूरोप। अब इसमें ग्रीक भी फ़ायदा उठाएगा, इटली भी, स्विट्ज़रलैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी, जर्मनी भी, फ्रांस भी, स्पेन भी, इन तक जो है वो गैस जाएगी। अब तुर्की के जिस बॉर्डर पर जो है वो ये काम हो रहा है उसको बाज़रगान बॉर्डर्स पे कहते हैं, ईरान तुर्की बॉर्डर्स। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान जो है वो तुर्की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ। इसका असल मकसद था कि 5 बिलियन से जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ा के $10 बिलियन तक करना 2016 से 2022 तक, जिसको जो है वो तुर्की के बिजनेसमैन ने भी और पाकिस्तान की चैम्बर ऑफ कराची, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने भी इसको सराहा है। उसके बाद असबगात एग्रीमेंट्स है जिसको मल्टी लैटरल जो है वो ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट्स है जो कि अमंग ओमान, ईरान,
तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, पाकिस्तान जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ट्रांजिट के लिए रूट प्रोवाइड करना। अब इसकी हम स्मिथ कॉन्फ्रेंस देखते हैं कि पहली कॉन्फ्रेंस इसकी 1992 में ईरान में हुई, जो कि हाल ही में अब जो 13वीं कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो 1 मार्च 2017 में पाकिस्तान में हुई है। अब इसके सेक्रेटरी जनरल, मौजूदा सेक्रेटरी जनरल इसके जो है वो हालिल इब्राहिम है, जो कि तुर्की से हैं, 2015 से लेकर जो है वो 2018 तक है। उसके बाद इसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। इसकी एक्टिविटीज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस है, एनर्जी एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म की प्रमोशंस है, ह्यूमन रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का काम है इसका। और इसकी जो है वो कल्चरल डेवलपमेंट्स है। कल्चरल डेवलपमेंट्स कैसे होती है? मीडिया के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए, आर्ट्स के ज़रिए, फ़िलासफ़ी के ज़रिए, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन के ज़रिए आपकी कल्चरल डेवलपमेंट्स होती है। उसके अलावा भी इसके ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर मेंबर स्टेट्स, फिर प्रोग्रेसिव रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोशंस ऑफ इंटरनल रीजनल ट्रेड रूट्स। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। उसके अलावा फिर इकोनॉमिक जो है वो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से मुराद ये होता है कि आप ट्रेड बैरियर उठा लेते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पर जो आपने टैरिफ लगाए होते हैं, वो कोई भी मुल्क अपने माल में माल लेकर आए आपके मुल्क में वो चले जाए, आप वो बैरियर उठा लेते हैं। उसके बाद जो है वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पोटेंशियल ऑफ ईसीओ रीजन। ईसीओ रीजन के अंदर जो है वो आप अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करें। फिर आपका जो है वो और क्या काम है ईसीओ का? ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करना, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना, ये भी इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव है एक। और उसके बाद जो है वो जितनी मल्टी बेनिफिशियल कोऑपरेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ हमें कोऑपरेशंस करना है। जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, UNO, आसियान जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है। उसके बाद जो है वो हमारी जॉइंट एफर्ट्स होनी चाहिए ईसीओ के अंदर, ताकि जो है हम वो इस रीजन से अलावा जो है वो दूसरे ममालिक में आउटसाइड द वर्ल्ड भी अपना जो है वो रॉ मटेरियल भेज सकें। उसके अलावा जो है वो कॉमन एफर्ट फॉर पीस इन रीजन्स, क्योंकि इस रीजन में पीस बहुत ज़रूरी है ड्यू टू टेररिज्म की वजह से, जहाँ पर जो है वो पीस को थ्रेट है। उसके अलावा जो है अब हमने ये देखना है कि अब इसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल में ये क्या है कि हर स्टेट दूसरी स्टेट की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के रिस्पेक्ट करेगी, यानी उसमें किसी किस्म की जो है वो डिसइंटीग्रेशंस नहीं करेगी, पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी हर एक की, ठीक है जी। और उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स, तमाम रियासतें आज़ाद होंगी, कोई किसी पर हेजमनी या डिक्टेशन या इम्बैलेंस ऑफ पावर करने की कोशिश नहीं करेगा। उसके बाद नॉन इंटरफेरेंस जो है वो किसी के पर्सनल मैटर में कोई मुल्क नॉन इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ठीक है जी। जैसे अब उसके बाद जो है वो कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए कोऑपरेशन करेगा। तमाम डिसीजन जो है वो यूनानिमसली लिए जाएंगे, यूनानिमसली यानी जो है वो इजमा से लिए जाएंगे। उसके बाद बायलैटरल इश्यूज़ को भी डिस्कस किया जाएगा और मल्टीलैटरल इश्यूज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये ईसीओ का स्ट्रक्चर्स था। तो बाकी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो अखबार में जो है वो जो चीज़ें आती रहें आप उनको देखते रहें, जो कि क्वेश्चंस की डिमांड पूरी करते चलेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि मैंने आपको बता दिया। शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।